Hello friends, welcome to my channel and this video is for the students of MA English Literature and this is about the William Wordsworth description in general estimate. Means ये William Wordsworth के बारे में है. As you all know that William Wordsworth is a poet of nature and no one has so beautifully expressed nature than विलियम वर्ड्सवर्थ. उसने बहुत अच्छे से नेचर को एक्सप्रेस किया, इतना किसी और ने नहीं किया. सो लेट्स स्टार्ट. देयर हैव बीन ग्रेटर पोइट्स देन वर्ड्सवर्थ बट नन मोर ओरिजिनल. तो ये तो कहता है कि कोई मोर ओरिजिनल है ही नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ ही ओरिजिनल है. तो ए सेज AC ब्रैडले. दिस कोटेशन इज ऑफ AC ब्रैडले. कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. वर्ड्सवर्थ चीफ ओरिजिनलिटी is of course to be seen in his poetry of nature, which is expressive of the formative, restorative, moral and spiritual influences of nature on the mind and personality of man. तो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में जो नेचर का एक्सप्रेशन हमें हर तरफ से मिलता है, फॉर्मेटिव, रेस्टोरेटिव, मॉरल एंड स्पिरिचुअल, ये सारे टाइप्स हम उसके जो पोइट्री है उसमें हम नेचर का इन सारे टाइप्स का इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं. और ये सब का किस पे इफेक्ट पड़ता है? पर्सनैलिटी ऑफ मैन पर, मैन की पर्सनैलिटी और माइंड पे. एज अ पोइट ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ स्टैंड सुप्रीम लेवल पर ये स्टैंड करता है. नो अदर पोइट हैज़ ट्रीटेड नेचर सो कॉम्प्रिहेंसिवली इन हिज पोइट्री एज वर्ड्सवर्थ. तो इतना कॉम्प्रिहेंसिवली तो वर्ड्सवर्थ के अलावा किसी ने भी अपने पोइट्री में नेचर को एक्सप्रेस नहीं किया. आई विल नॉट एक्सप्लेन ऑल द लाइन्स and if there will be any difficult line or word then I will tell you about the meaning of that. Matthew Arnold comments, nature not gave him the matter but wrote his poem for him. The other romantic poets have also been the lover of nature poet. और भी ऐसे पोइट हैं जो कि नेचर के बारे में लिखते हैं, लेकिन उनका जो थीम है नेचर को लेके, जिसके जो मैटर वो लेते हैं वो डिफरेंट है. वेयर एज शैली इंटेलेक्चुअलाइजेस पे लिखता है नेचर एंड नेचर इंटेलेक्चुअलाइजेस नेचर एंड किड्स is interested only in color and fragrance of nature rather than seeking a meaning in it. और किड्स क्या है, नेचर की फिर सिर्फ फ्रेगरेंस और कलर को ही देखता है, उसमें कोई मीनिंग को नहीं देखता है. किड्स जो है मीनिंग पर नहीं लिखता है. एंड इट इज़ ओनली वर्ड्सवर्थ हु स्पिरिचुअलाइजेस नेचर. वर्ड्सवर्थ ही है जो नेचर को एक स्पिरिचुअल फॉर्म में भी देखता है, फिलोसफिकल फॉर्म में भी देखता है, टीचर भी देखता है, एज ए टीचर भी वो नेचर को देखता है. नेचर इज़ द ब्रांड नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री. Perhaps only in Wordsworth's poetry nature is written with N capital. तो ये तो हम सबको लिटरेचर वालों को पता है कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में जो है जो नेचर वर्ड है उसको कैपिटल N से लिखा जाता है. लिटरेचर का हर स्टूडेंट ये तो जानता है. एंड बिकॉज फॉर वर्ड्सवर्थ नेचर सिग्निफाइज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड इटसेल्फ. और नेचर एक तरह से गॉड की तरह उसे मैनिफेस्ट किया गया है. ही बिलीव्स दैट नेचर इज़ अ कॉन्शियस सेंटिएंट मतलब ये संवेदन सेंटिमेंट से रिलेटेड है. पर्सनैलिटी, नेचर क्या है? नेचर इज़ अ कॉन्शियस सेंटिएंट पर्सनैलिटी है. हु लव्स ह्यूमन बीइंग एज अ ट्रू मदर, जो ह्यूमन बीइंग को एक मदर की तरह. तो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में हम नेचर को एक मदर की तरह भी उसने विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक्सप्रेस किया है. गाइड एंड गार्डियन, मदर भी है, गाइड भी है, गार्डियन भी है. ये टीचर भी एक्सप्रेस करता है नेचर को. ही सेज टू हिज सिस्टर डोरथी, नेचर नेवर बिट्रेज द हार्ट दैट लव्स हर. बिट्रेज मीन्स धोखा देना या दिल तोड़ना. इन टिंटन एबी देयर एटीट्यूड, 3 एटीट्यूड to nature are traced, each with its own special formative influence on the character of man. तो वो 3 चीज़ें बताता है जिसका मैन की करेक्टर पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. ही सेज, इसको कौन सी पोइम में बताता है? टिंटन एबी में 3 एटीट्यूड ऑफ नेचर, नेचर के 3 एटीट्यूड बताता है. द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट,
the nurse, the guide, the guardian of my heart and soul, of my moral being. For Wordsworth, nature is a great moral teacher. नेचर क्या है? एक moral teacher भी है. Who can shape the physical, mental and spiritual personality of man better than any human teacher can do. तो वो तो कहता है कि ह्यूमन टीचर से भी ज़्यादा अच्छे से नेचर जो है फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली मैन की पर्सनैलिटी को डेवलप करता है. द इमोशन दैट वी गेट इन द लैब of nature is much superior than that education which we get in the four walls of school, college, universities. वो क्या कहता है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ से भी ज़्यादा हम नेचर की लैब में, मतलब गोद में, हम एजुकेशन को बहुत अच्छे से गेट करते हैं. So Wordsworth says, every great poet is a teacher. I wish either to be considered as a teacher as a nothing or as nothing. वो क्या कहता है? मैं तो अपने आप को एक टीचर कंसीडर करवाना चाहता हूँ या फिर कुछ भी नहीं. Indeed, Wordsworth's love for nature led him to the love of man. और इसी से वो किसकी तरफ चला जाता है? लव ऑफ मैन की तरफ. मतलब लव ऑफ नेचर तो उसका है ही, और उसी से वो किसकी तरफ बढ़ता है? लव ऑफ मैन की तरफ. नेचर ऑफ कोर्स में डोमिनेट, बट द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज नेवर इग्नोर्ड. तो नेचर इस लाइन में ये कहना चाहता है कि नेचर तो डोमिनेट करता ही है, लेकिन ह्यूमैनिटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता. इट इज़ ट्रू दैट वर्ड्सवर्थ वॉज अ लवर ऑफ नेचर. ये ट्रू है कि वर्ड्सवर्थ क्या है? वो नेचर का लवर है. लवर ऑफ नेचर, बट ही वॉज ऑल्सो अ लवर ऑफ मैन. Though his love of man developed at a later stage in his poetic career. पहले तो वो नेचर के बारे में लिखता है, जो लव ऑफ मैन है वो बाद में डेवलप होता है उसके पोइटिक करियर में. इट वॉज द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट मेड वर्ड्सवर्थ अ पोइट ऑफ मैन. कब होता है? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है. मैन के ऊपर, मैन की तरफ वो कब बढ़ता है? मीन्स ह्यूमैनिटी की तरफ वो पोइट्री में अपनी पोइट्री कब लिखता है? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है. वर्ड्सवर्थ लॉस्ट हिज फेथ इन फ्रेंच रेवोल्यूशन एज अ पॉलिटिकल क्रीड. क्रीड मीन्स वो है धार्मिकता या रिलीजन. बट इट्स इफेक्ट रिमेंड into his mind. The revolution humanized his soul and built him into a poet of man. तो जो रेवोल्यूशन है वही उसको एक पोइट ऑफ मैन में बिल्ड कर देता है. द सिंगर ऑफ द ब्यूटीज ऑफ नेचर बिकम द सिंगर ऑफ मेजेस्टी ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी. और जो सिंगर नेचर की ब्यूटी को जो सिंग करता था, मतलब जो सिंगर था नेचर की ब्यूटी का, अब वो किसका सिंगर बन जाता है? मेजेस्टी ऑफ ह्यूमैनिटी का, मेजेस्टी ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी का. वर्ड्सवर्थ नेवर रोट अबाउट प्रिंस एंड प्रिंसेस और किंग and queens, but the major character of his poetry are the humble and rustic people, because Wordsworth believes that who belongs to the rural area are more close to nature. तो ये हमने पहले भी पढ़ी थी ये कि विलियम वर्ड्सवर्थ के 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो वो क्या कहते हैं कि नेचर ने किसी प्रिंस, प्रिंसेस या कोई किंग वगैरह के बारे में, किंग क्वीन के बारे में नहीं लिखा. उसने सिंपल जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, जो नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं, सिर्फ उनको दिखाया है, उन्हीं के बारे में लिखा है. इट इज़ हम्बल एंड रस्टिक लाइफ दैट इज़ इन्वेस्टेड विद ग्लोरी एंड ग्रैंडर इन हिज पोइट्री. तो ये हम्बल रस्टिक लाइफ है, वही इन्वेस्ट हुई है उसकी पोइट्री में. किसके साथ? ग्लोरी और ग्रैंडर के साथ. शान, ग्लोरी भी शान होती है. इट इज़ द सिंप्लिसिटी दैट ब्रिंग्स आउट द हिडन ब्यूटी ऑफ रस्टिक पीपल्स कैरेक्टर. काम, इंडिपेंडेंस, ये कैरेक्टर है रस्टिक पीपल के. काम, इंडिपेंडेंस, फोर्टिट्यूड मीन्स पेशेंस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस. तो ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम्बल पीपल के, जो रूरल एरिया में नेचर के सराउंडिंग्स में रहते हैं. इसके कहने का मतलब है बहुत सिंपल, सेटिस्फाइड, सेल्फ कंटेंटेड लोग वो होते हैं. दे हैव क्लोज एफिनिटी विद नेचर.
When man becomes indifferent to nature and her elevating influence, then the miseries and misfortunes of mankind arise. तो जब मैन जो है वो नेचर से इंडिफरेंट हो जाता है, उसके लिए अपना जो बिहेवियर है वो इंडिफरेंट कर लेता है, तो उसी वक्त जो मैन की जो माइजरीज हैं या मिसफॉर्चून है वो स्टार्ट हो जाते हैं. मतलब नेचर को अगर आप हर्ट करोगे तो नेचर हमें हर्ट करेगा. ही लैमेंट्स मीन्स रिग्रेट करना, पछतावा करना. द लॉस ऑफ मैन्स कंटैक्ट विद नेचर. तो इस बात पर उसे दुख होता है कि मैन क्या कर रहा है, अपने कॉन्टैक्ट को नेचर के साथ ख़त्म कर रहा है. व्हेन ही राइट्स, ये ऐसा उसने एक पोइम में लिखा है, व्हेन ही राइट्स द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस. इस पोइम में वो ऐसा कहता है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग लेट एंड सोन वी ले वेस्ट आवर पावर्स, little we see in nature that is ours. Herbert Reed remarks, man and nature, mind and the external world act and react upon each other so as to produce an infinite complexity of pain and pleasure. तो ये हर्बर्ट का रिमार्क है. वर्ड्सवर्थ is to be considered singular, distinguished from other because of the traditional validity of his philosophical faith. वर्ड्सवर्थ जो है एक अकेला और सबसे अलग वो कंसीडर किया जाता है, किस चीज़ के लिए, ट्रेडिशनल वैलिडिटी के लिए ऑफ हिज फिलोसॉफिकल फेथ. अपने फिलोसॉफिकल फेथ में ट्रेडिशनल वैलिडिटी के लिए एकदम अलग से वो कंसीडर किया जाता है. लेस्ली स्टीफन रिमार्क्स, नो वेयर it is easier than in Wordsworth to deserve the mode means way in which poetry and philosophy spring from the same root. वो कह रहे हैं कि सिर्फ वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में ही जो फिलोसफी और पोइट्री दोनों एक ही रूट से निकल रही हैं या निकलती हैं. Wordsworth highlights the philosophy of childhood in his famous poem Ode on Intimation of Immortality. तो ये पोइम उसने लिखी है चाइल्डहुड के बारे में. ही सेज, दो बेस्ट फिलोसोफर हु येट डोस्ट कीप दाई हेरिटेज द आई अमंग द ब्लाइंड. ये पोइटिक लाइन्स है, एज इट इज़ हैं. नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ इज अ मोरल ब्रिलियंट. ही नोज हु व्हेन ह्यूमन लाइफ इज एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ अस if we are to learn how to live in it. तो वो क्या कहता है, ही नोज, वो जानता है कि व्हेन ह्यूमन लाइफ इज एंड, जब ह्यूमन लाइफ एंड हो जाती है, व्हाट इज रिक्वायर ऑफ अस, हमारे लिए क्या रिक्वायर होता है उसमें. इफ़ वी आर टू लर्न हाउ टू लिव इन इट, हमें मतलब क्या, काश हम ये सीख पाते कि हमें कैसे जीना था. वर्ड्सवर्थ इज नॉट अ मेलोडियस राइटर. वर्ड्सवर्थ कोई मेलोडियस राइटर नहीं है. Wordsworth not a powerful utterer of deep emotion, और ना ही वो डीप इमोशंस का कोई पावरफुल अटरर है. कुछ पोइट्स क्या होते हैं, इमोशंस पर लिखते हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन वर्ड्सवर्थ ऐसा नहीं है. बट अ ट्रू फिलोसोफर, he is a true philosopher. We turn to Wordsworth because his poetry has a less lasting value with solitary, I think यहाँ पे solid substance. Wordsworth is prominently the poet of solitude. ये solitude भी हो सकता है, आप ये लाइन छोड़ सकते हैं, ये वर्ड मिसिंग है. All solitude, ये solitude ही है फिर यहाँ पे. All solitude and all solitary things, he is an extraordinary fascination for Wordsworth. The poet himself wanders lonely as a cloud. तो ये पोइटिक लाइन्स है कि पोइट अपने आप को एक लॉनली क्लाउड की तरह वॉन्डर कर रहा है, अपने आप को ऐसा कंसीडर करता है. ही सीक्स द सोल ऑफ लोनली प्लेसेस. वर्ड्सवर्थ solitary figure arouses in us a sense of our own capacity. तो वर्ड्सवर्थ का जो सोलिटरी फिगर है वो हमारे अंदर, हम जो एक सेंस है, किस चीज़ का, सेंस ऑफ आवर ओन कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी का जो सेंस है वो हमारे अंदर अराउज मतलब उसको जगाता है या उसको मतलब एक्टिव करता है. इन सोलिटरी रीपर,
ये पोइम ऑलमोस्ट 9th क्लास में पढ़ ली जाती है, बच्चे पढ़ लेते हैं. द ह्यूमन फिगर सीन इन इट्स ब्यूटिफुल सेटिंग एज वेल एज वी सी थिंग्स इन अ ड्रीम. जैसे कि हम ड्रीम्स में थिंग्स देखते हैं, वैसे ही उसने ब्यूटीफुली उसको ह्यूमन फिगर को सीन कराया है. सॉलिट्यूड इज सेट टू अ लवली वर्बल म्यूजिक इन अ लिरिकल स्टेंजा. सॉलिट्यूड को कहाँ सेट किया गया है, मतलब अकेलेपन को कहाँ, कि एक बहुत ही सुंदर वर्बल स्टेंजा में सॉलिट्यूड को उसने दिखाया है. बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यो solitary highland lost, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. तो ये solitary reaper की लाइन है जो कि 9th क्लास में पढ़ ली जाती है ये पोइम. Lucy Gray suffers a pathetic doom, but her solitude evoking as always the mystic in Wordsworth touches her with unearthly beauty. You can cut this line, this is not clear. Unearthly भी हो सकता है यहाँ पे. When I was little a lover of Wordsworth, ये पोइटिक लाइन है, पोइम्स की लाइन है ये. One said I could hardly bear to read Lucy Gray, it made me feel so lonely, Wordsworth announces in the poem. तो इसमें जो पोइम्स की लाइन्स हैं, जितनी आपको चाहिए उतनी आप ले सकते हैं, बाकी आप स्किप कर सकते हो. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. AC Bradley says to call a thing lonely or solitary it is to open a bright vista into infinity. Above all description, we conclude that William Wordsworth's greatness as a poet has almost universally been recognized. तो जो वर्ड्सवर्थ की जो ग्रेटनेस है एज अ पोइट, तो उसे यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड किया जाता है, मीन्स पूरा यूनिवर्स उसको मानता है. ही ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट रैंक इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री. तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री में उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रैंक है, एक इम्पॉर्टेंट रैंक उसने लिया है. मैथ्यू आर्नल्ड कॉल्ड हिम वन ऑफ द चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री. एक और कोटेशन है. जॉन मार्ले रिमार्क्स हिज पोइट्री कैन soothe, reconcile, fortify and give us quietness. तो ये भी पोइम्स की नहीं, ये कोटेशन है किसी क्रिटिक की, मॉर्ले की है ये, जॉन मॉर्ले की. तो काफ़ी सारी इसमें कोटेशंस हैं. पोइम्स की लाइंस भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये एक पोइट है, ये ज़रूरी भी है डालना, पर सफिशिएंट जितनी आपको रही आप उतना यूज़ कर सकते हैं. So this question is complete here. So if you like this, then press the button like and subscribe. And the next we will read about the Tinton Abbey. Thank you.